तीन तलाक ना कुरान से साबित है और ना ही हदीस से, लेकिन इस बिदअत को राइज करने के लिए इस तरह से मुद्दा उठाया गया जैसे ये ऐन इस्लाम का रुकन हो। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को ऐसी शक्ल दी जिससे लगने लगा कि ये मुद्दा उनकी नजर में सबसे अहम है। मुल्क की आजादी के करीब 70 बरसों बाद मुस्लिम खवातीन को आजादी के साथ जीने का हक मिला है, लेकिन आखिरकार यौम आजादी यानी कि 15 अगस्त से करीब 15 दिन पहले मोदी सरकार की जानिब से मुस्लिम खवातीन को वरदान मिला है। 3 बार की नाकामी के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल के लिए राज्यसभा के रोड़े को भी पार कर लिया। राज्यसभा में नंबर नहीं होने के बावजूद सरकार ने ये कामयाबी हासिल की और बिल आसानी से पास कर तारीख रकम कर दी। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में किए सबसे अहम वादों में से एक 3 तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया। अब सिर्फ 3 तलाक बिल पर सदर जमहूरिया की मोहर का ही इंतजार है, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनते ही 3 तलाक देने वालों को जेल भेजे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि राज्यसभा में पास होने के बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी महज एक फॉर्मेलिटी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर जहां 99 वोट पड़े तो वहीं मुखालफत में 84 वोट पड़े। इस तरह से 15 वोटों से 3 तलाक बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई। बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई और पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। ये देश के बदलाव का एक बहुत बड़ा गतिमान कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो इस पर लीगल कमेटी की मीटिंग बोर्ड की होगी और उसमें हम फाइनल डिसीजन लेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। यह एक डे ऑफ लिबरेशन है, उनके लिए एक मुक्ति का दिन है। उन्हें कट्टरपंथियों से मुक्त किया गया। जो एक सिविल लॉ था उसको क्रिमिनल लॉ बना दिया गया और ये एक ऐतिहासिक भूल है। ये राज्यसभा से 3 तलाक का बिल पास हो गया है। ये एक बहुत अच्छा बिल था, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाली भी बातें रखी गई हैं और वो ये रखी गई हैं कि मसलन 3 तलाक बिल औरत का, महिला का उत्पीड़न हो रहा था उसको दूर किया जाए, लेकिन महिला के लिए कोई भी इन्होंने क्लास नहीं रखा है कि महिला को रिलीफ कैसे मिलेगी। जाहिर है कि ये जो बिल पास हुआ है ये मेजॉरिटी की बुनियाद पर पास हुआ है और होना तो ये था कि इसमें मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम सोसाइटी की बात को भी गौर व फिक्र के साथ सुना जाता, लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके मेजॉरिटी की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल पास कराया गया है। मुझे लगता है कि ये बिल, जो दावा किया जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के हुकूक़ के लिए लाया गया है, मैं समझता हूँ कि इस बिल से बजाय इसके कि मुसलमान महिलाओं को उनका हक़ मिले, इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों के मसाइल और मुसलमान महिलाओं के मसाइल और ज़्यादा मंजर आम पर आएंगे। आके बीच रोड पे हम रिक्शा में बैठ रहे थे, वहाँ से रोककर हमें कहने लगा उनके क्या चाहती है मेरी अम्मी को, उनके तो क्या चाहती है, हम भी नहीं किया, जब हमने केस कर रखा है वहीं से पता चल जाएगा क्या चाहती है। तो कहने लगा ये क्या मुझको छोड़ेगी, मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। उसने 3 बार तलाक कहा, उसके बाद उसने बहुत ही बार कहा मैं इसे छोड़ दिया, इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो ये आपने सिर्फ एक अभी यहाँ पर खातून को सुना और ऐसी न जाने कितनी खवातीन थी जो इस दर्द को झेल रही थी और अब उनको इस सब से आज़ादी मिल गई है, क्योंकि कल जिस तरह से राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है उसके बाद से अब सदर जमहूरिया की इस पर सिर्फ मोहर लगनी है, उनके दस्तखत होने हैं और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। यानी कि अब के बाद से अगर कोई मुस्लिम मर्द किसी मुस्लिम औरत को, अपनी बीवी को अगर तलाक देता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा और उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और इसको अब मंजूरी मिल गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अब्दुल मुईद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबर जैदी साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। निगत अब्बास हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, मेरे साथ मौजूद हैं। माया सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। और
मेरे साथ हिमांजलि गौतम है, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, मेरे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मुबारकबाद, खास तौर पर जो 4 हमारे साथ जो लड़कियां मौजूद हैं और खास तौर पर निखत और अंबर और मुझ जैसी जो लड़कियां हैं उन सबको मुबारकबाद कि आखिरकार ये दिन देखने को मिला है। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी अब्दुल मुईज साहब, क्या अभी भी जो आपके एतराजात थे क्या अभी भी इसी तरह से बने हुए हैं जिस तरह से अभी आपने सुना यहाँ पर एक मुफ्ती साहब को, उनका ये कहना है कि और ज्यादा जो मसले हैं वो मंजरे आम पर आएंगे, तो ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? मैंने पहले भी ये बात कही है कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए पहले तो शुरुआती कदम उठाया जाता है, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको रिफॉर्म करने की सूरत सामने आती है। मैंने उसमें एग्जाम्पल में क्रिश्चियन लॉ को भी कहा था और हिंदू लॉ को भी कहा था कि उसको रिफॉर्म, उसका शुरू तो हुआ और शुरू होने में क्रिश्चियन लॉ को रिफॉर्म होते होते तकरीबन 16 साल लगे। हिंदू लॉ एक्ट को रिफॉर्म करते करते अभी 2005 तक हुआ है और अभी भी बाकी है। ये सही है कि सबसे आखिर में मामला जो मुस्लिम पर्सनल का आया कि उनको रिफॉर्म करने में टाइम लग गया। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि शुरुआत हुई है, ये बिल आना बहुत जरूरी था और रिफॉर्मेशन की जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, तो इसकी शुरुआत हुई है। अब इसमें जो भी दिक्कतें होंगी, देखिए पहला स्टेप है, तो अब इसको ये नहीं कह सकते कि सब परफेक्ट हो गया है। जैसे कि जो भी मौलाना कह रहे थे कि इसमें कुछ चीजें हैं कि इसमें महिला का उत्थान कहाँ है, मैंने भी इससे पहले एक सवाल उठाया था, तो वो भी है। तो इस तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे, मुझे इस उम्मीद है कि जब पहला स्टेप हो गया है तो इसका राजनीतिकरण होने के बजाय अगर ये सही मानों में महिला सशक्तिकरण की तरफ ये जाएगा तो और भी इसमें आएगा। साहब कानून बना है, कानून अमेंड भी होते हैं, अगर वाकई में लगेगा कि किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई क्लॉज है जो वाकई में उस तरह से नहीं है जिस तरह से देखा गया, तो बाद में इसे अमेंड भी किया जा सकता है। अमेंड, बिल्कुल अमेंड। आप देखें असल में 2 चीजें बहुत क्लियर आई हैं। मैं मोदी जी को या मोदी सरकार को मैं 2 चीजों के लिए बधाई भी दे सकता हूं यहाँ पे, बल्कि देता हूं कि 2 चीजें हुई जो बहुत जरूरी थी। सबसे पहले तो कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो रिफॉर्म होने के कगार पे आ गई है, क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा जो है वो मिसगाइड किया था। खास तौर से हम यूथ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जा रही है लीडरशिप। दूसरा जो मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप है उसने भी, मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप ही की नाकामी है कि आज खवातीन को सड़कों पे आना पड़ा और मुस्लिम पर्सनल पर भरोसा न करते हुए उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। उसके बाद ये बिल उनके लिए आया है। तो ये जब तमाम नाकामियां रही हैं तो परफेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। वो जो सवाल यहाँ पर निखत बहन और ये अंबर जी और कई लोग बैठे हुए हैं, वो सवाल मैंने पहले भी उठाया, आज भी इन लोगों के सामने मैं रखता हूँ इस उम्मीद के साथ। इसलिए नहीं कि मुझे बिल में कोई नुकसान निकालना, इसलिए कि शायद इस पर भी गौर हो या फिर मुझे ही ना समझ में आ रहा हो। वो ये कि अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक दिया जो कि असंवैधानिक है, तो कोर्ट ने अनइस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं तो कहता हूँ गैर इंसानी है जी, या सारी चीजें एक्सेप्टेड है, लेकिन उसने दिया। इसका मतलब कि उसने जुर्म किया। तो इस बिल का प्रावधान यह है कि उसे अप टू 3 इयर्स जेल या मजिस्ट्रेट जो भी जुर्माना लगाएगा वो उसके ऊपर होगा। तो 3 साल का जेल है। अब कोर्ट ये कहता है कि 3 ट्रिपल तलाक हो, 3 बार हो चाहे 300 बार हो, तलाक एक ही होगी। यानी कि मियां और बीवी का रिश्ता जो है ना वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो मियां बीवी बने रहेंगे एक या। और यहां पर सजा इस बात की हो रही है कि 3 साल जो है वो ट्रिपल तलाक के बाद उसे सजा हो गई। तो उस लड़की को 3 साल इंतजार क्यों करना पड़े उस आदमी के लिए जिसने जुल्म किया है और उस जुल्म की सजा वो जेल में काट रहा है, वो इंतजार क्यों करे? वो 3 साल के बीच में शादी क्यों नहीं कर सकती है? लेकिन यहाँ पर लेकिन अब्दुल मुईज साहब इसमें बिल में, क्योंकि हम बहुत मोटा ऊपरी देख रहे हैं इसको, अगर हम देखें तो इसमें रिकंसिलिएशन भी है। अगर वो औरत चाहती है तो मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर बातचीत भी की जा सकती है, मर्द और औरत के बीच में वो तमाम मौके दिए जाएंगे। नहीं, इन तमाम चीजों के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ भाई। पहली बात तो कि तलाक की नौबत ही ना हो, आपस में समझौता हो। जब आदमी इतना शरीर और इतना
क्या कहते हैं वो जालिम हो गया कि उसे नहीं इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक देना, जिसकी नौबत आज आई है कि वो बिल लाना पड़ा। तो ऐसा अगर होता है तो वो एक मसला जो मैं समझता हूँ कि शायद शरई मसला भी हो सकता है कि वो शादी बाकी रहेगी और 3 साल तक वो उसका इंतजार करेगी और फिर से एक साथ जीवन उसे व्यतीत करना पड़ेगा। चलिए मैं आपका ये सवाल और तमाम पैनलिस्ट से लूंगी, लेकिन डॉक्टर महजबी नाज हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिहार की कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे साथ जुड़ गई है पटना स्टूडियो से। डॉक्टर महजबी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल ये है कि हम सुबह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग रुकन को सुन रहे हैं, उनका अभी जो एतराज है वो उसी तरह से कायम है। उनका ये कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मुझे ये बताइए कि इस तरह की जो हमने ट्रिपल तलाक को लेकर तमाम मुजाहिरे देखे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किए गए, उनकी खवातीन विंग की तरफ से किए गए, तमाम जगहों पर हमने देखा और अभी भी वही एतराजात उसी तरह से जारी हैं। गोया ये सबसे अहम मसला जैसे मुस्लिम समाज का बन गया हो। मेरा आपसे सवाल यह है, जितने एतराजात इस पर किए जा रहे हैं, जितने सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं, जितने मुजाहिरे इस पर किए जा रहे हैं, तालीम को लेकर दूसरे अहम मसले जो हैं जिससे समाज में असली सुधार होगा, उसको लेकर क्यों नहीं किए जाते हैं? हाँ जी, आपका बात तो सही है, मगर एक पहलू को ये देख लें कि जो पिछले दिनों से जब से खास करके बीजेपी की सरकार आई है तब से अगर गौर किया जाए तो हम मुसलमानों पे इस तरह के कहर ढाए जा रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग, कभी गांव हत्या, तो कभी खाने पे, कभी पहनने पे, कभी अजान पे, बार बार किसी न किसी तरीके से वार होता चला जा रहा है। ऐसे हालात में इस तरीके का बिल लाना, जबकि जिसके लिए बिल पास किया गया, कहा जाता है फिर मुस्लिम फीमेल के लिए हम ये बिल ला रहे हैं, उसकी खुशी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, तो वो तो जब इस तरह के बिल अगर उनके लिए आते तो वो खुश होती, मगर आज किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो है सरकार से भी हम यही दरख्वास्त कर रहे थे कि आप जो है जिसका समाज में बहुत कम लेवल है आप उस पे बजाय गौर करने के अगर आप एजुकेशन पे गौर करते हैं। हमारे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंगाए थे आपने कि आखिर मुस्लिम कौन माइनॉरिटी में। अच्छा डॉक्टर महजबी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने ये खुद सोशल रिफॉर्म कर लिया होता, इस अन इस्लामिक चीज को अगर आपने खुद खत्म कर लिया होता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको लेकर अगर लोगों के पास वो गए होते, अगर उन्होंने समाजी तौर पर लोगों को बेदार किया होता, तो किसी भी हुकूमत को इसमें मदाखलत करने की, कानून बनाने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नाअहली है और अब आप इसका ठीकरा सरकार पे फोड़ रहे हैं। नहीं, ये नाकामी की बात नहीं है, ये मुहिम पहले से भी चल रहा था, शुरू से चल रहा था और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं था जिसको इस तरीके से इशू बनाया गया है। और दूसरी बात है कि बिल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल में जो क्रिमिनलाइजेशन किया गया हमें उससे दिक्कत है। तो मतलब अगर जुल्म अगर चंद औरतों के साथ भी हो रहा है तो आप जुल्म के लिए आप उस जुल्म से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल में जो क्रिमिनल डॉक्टर महजबी, खुदा ना खास्ता आपके किसी रिश्तेदार, आपकी किसी बहन या आपकी बेटी या मैं अंबर या फिर यहाँ पर और भी मेरे साथ बैठी हुई है, निखत बैठी हुई हैं, अगर हम में से किसी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो आप हमारे साथ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? देखिए, इसीलिए तो बोल रही हूँ इसे क्रिमिनलाइज एक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शौहर बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे खानदान की बात है। क्योंकि अब जब एक समाज में जाते हो तो अगर कोई इंसान उसमें क्रिमिनलाइज एक्ट के थ्रू अगर वो जेल जाता है तो उस घर से कोई नाता नहीं रखना चाहता है, उस घर को बहुत ही नजर से देखता है। निखत, अंबर और फिर उसके बाद हिमांशु। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मोहतरमा की बहुत इज्जत करती हूँ, पर 2-3 सवाल मेरे भी हैं। आपने एक सवाल सबसे पहला तो ये बोला कि कोई खुशी नहीं है, तो आप एक बार सिर्फ एक मर्तबा न्यूज चैनल्स खोल के देखे, दिवाली और ईद जैसा माहौल है लोगों के बीच में। मैं बाकायदा उन पीड़िताओं से मिलती हूँ, हम बहुत, मेरे साथ और भी को पैनलिस्ट हैं जो पब्लिक डोमेन शोज करते हैं जहां पर बाकायदा पीड़िताएं खुद आती हैं, और जो खुशी आज और कल के दिन में मैंने उनके चेहरे पे देखी, बाखुदा किसी और के चेहरे पे इतनी जल्दी दिखती नहीं। दूसरी बात, आप कह रही हैं क्रिमिनलाइजेशन, जहां क्रिमिनलाइजेशन की बात आती है, अगर क्रिमिनलाइज करे बगैर इतने सालों से ये होते आ रहा है और उसको रोक नहीं पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो डर का डंडा जरूरी है ना, वही आज जरूरत है। आप अगर इसका विरोध कर रही हैं मेरी बड़ी बहन, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर
क्रिमिनलाइजेशन तो तब है ना, जेल तो तब जाना है, कोई गलत करता है तो गलत करना ही क्यों है? पहली दफा आपको तलाक बिद्दत जो कुरान से परे है, कुरान में हदीस में बिद्दत का मतलब इनोवेशन बताया गया है, जो खुद आप इनोवेट करते हो तो कुरान से परे है, तो ये तो नॉन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो कुरान भी मना करता है, अल्लाह खुद मना करते हैं। अल्लाह से सबसे परे जो चीज है, जो सबसे उनको जिससे मुखालफत है वो है तलाक, तो आप उसका कैसे समर्थन कर रहे हैं? ये कहते हैं कि तलाक का वर्ड जब आप बोलते हो जमीन आसमान कांपते हैं। फेलियर रहा है हमारे तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स का, हमारे बोर्ड्स का, जिन्होंने समर्थन महिलाओं का नहीं करा और उनकी वो हेल्प नहीं कर पाए। नहीं तो अगर वो अपने दायरे में रहकर चीजें सॉर्ट कर लेते तो माफ कीजिएगा दर बदर की ठोकरें लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल खा नहीं रहा होता। आज ये वजह है कि आज आपको भी आगे आकर खड़ा होना है। मुझे नहीं पता आप कितनी महिलाओं से मिलती हैं, पर मैं छोटी बहन के नाते आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत पीड़िताएं जो दुखी हैं और आपका समर्थन वो मांग रही हैं, और उस गुहार की वजह से आज उन पीड़िताओं को मदद सरकार की वजह से मिली। अंबर, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जैसा कि हमारी बहन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, वो जो भी उन्होंने बोला वो मेरे लिए बिल्कुल नई बात नहीं थी, क्योंकि कई सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ डिबेट करते आए और इसी तरीके का वो तर्क हमेशा रखते आए कि ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, कभी विक्टिम्स को फेक बताना, कभी जो विक्टिम्स आ रहे हैं उनके नंबर्स पे सवाल उठाना, तो ऐसे इस तरीके का बार बार ऐसा होता आया है, तो कोई नई बात नहीं। दूसरी बात, आप क्रिमिनलाइजेशन पे सवाल उठा रहे हैं, तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें क्रिमिनल इंटेंशन अगर हम किसी के लिए रखते हैं उसके लिए भी सजा है। यहाँ अगर हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करें तो ये तो एक महिला की और उसके परिवार की, उसके बच्चों की जिंदगी पूरी अंधेरे में डाल देता है, तो उस पे गुनाह नहीं होना चाहिए। आप खुद बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया, उसके बावजूद लोगों ने उसको नहीं माना। उस अगस्त 2017 से लेके आज 2 साल पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये असंवैधानिक है। उसके बावजूद भी होता रहा। फिर उस कोर्ट ने कहा केंद्र को कि आप इस पे कानून लेके आए, क्योंकि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये नहीं करना, ये गुनाह है। गुनाह इस्लाम से तो जायज था नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनली भी नाजायज हो गया, उसके बावजूद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कानून की जरूरत है? महिलाओं को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? हर स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। क्या मुस्लिम महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है? क्या उनके अधिकार नहीं? उनके इतने सदियों से दबा के रखा हुआ था, इस दंश से झेलती आई हैं। आप उन विक्टिम से जाके मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1986 से लेके आज तक इसको ट्रिविलाइज और पॉलिटिसाइज करता आया है। कभी भी विक्टिम्स की उन्होंने खबर नहीं लिया और हमेशा विक्टिम्स पे उंगली उठाई है, चाहे उनके ऊपर से लेके नीचे तक के किसी भी मेंबर से आप बात कर लीजिए। आपने इस कुरीति को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ उस पर सवाल उठाया है। आप समाज के और उस मुस्लिम समाज के अलंबरदार बनते हैं, लेकिन आपने उसको सुधारने के लिए क्या किया? कि और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जो इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिवेल करती हैं। उसको लेकर अब तो ये कानून बन गया, लेकिन और आइंदा इस तरह की जरूरत ना हो और आपको उस तरह की इनसिक्योरिटी ना हो जो बार बार कहा जाता है कि मजहब में मदाखलत हो रही है। तो आप अभी भी वक्त है कि आंखें खोलें और देखें कि कौन सी बुराइयां जिन पर काम किया जा सकता है। हिमांजलि, देखिए महजबी जी, पहले तो मैं बहुत हैरान हूं कि आपने जिस तरीके से कहा कि ऐसा सरकार अत्याचार कर रही है और एक ऐसा बिल लेके आई है जिससे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर कोई ऐसा बिल आता है, कोई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म आता है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, तो आपको उसमें अत्याचार कैसे दिख जाता है, धर्म कैसे खतरे में पड़ जाता है अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो। दूसरी आपने बात कही है कि महिलाएं, अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया है, वो जेल में चला गया, तो उसके परिवार से नाता कौन रखेगा? अरे ऐसे इंसान ने जिसने अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल दिया, उससे तो वैसे ही समाज को नाता तोड़ लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है। अब 3 साल की सजा का इसमें प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि पहले इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया था, उसके बाद भी अभी हमारे लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि 574 नए केसेस आए हैं। इसका मतलब लोगों में डर ही नहीं है, उसके बाद भी वो तलाक दे रहे हैं। और तलाक, ट्रिपल तलाक एक ऐसी कुप्रथा है जो कि इस्लामिक भी नहीं है, तो आपके धर्म को कुप्रथा ही बदनाम कर रही है। तो अगर आप उसको हटा दो तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारी कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, उसको भी हटाया गया।
तो उसमें धर्म कैसे खतरे में आ गया? एक धर्म महिलाओं को दबा के और उनको शोषण करके कैसे आगे बढ़ सकता है, मुझे समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, कितनी सारी महिलाएं सी बात है, क्योंकि जब वो मजहब का हिस्सा ही नहीं है तो मजहब फिर कैसे खतरे में आ गया? जब मजहब तब खतरे में आएगा जब वो किसी तरह से में इंटरफेरेंस है। ठीक है डॉक्टर मेहजबी, बहुत सारे सवाल आपको लेकर हैं, आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं माया जी के पास जाऊंगी। जी मेरे सवाल का एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दें जी कि डिवोर्सी जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मिला है और जिसके हस्बैंड बिना बताए हुए छोड़ करके चले गए हमेशा हमेशा के लिए, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर बात इक्वलिटी की हो रही है, बात हिंदुस्तानी फीमेल्स की हो रही है, तो हमें ये अनइक्वलिटी क्यों, हमें ही क्यों वैल्यू दिया जा रहा है? उन छोड़ी हुई महिलाओं को नहीं वैल्यू दे रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है तलाक मिल जाता है आपको, तो मतलब आपको लगता है कि औरों के साथ भी किसी एक के साथ दूसरे के साथ बड़े अफसोस की बात है कि आप बिना बताए हुए मेरे पास आपकी बात का जवाब है। एक इंसान इन्फॉर्म करके जा रहा है, इक्वालिटी की बात इन्फॉर्म करने में क्या फर्क है? एक झटके में 3 बार तलाक बोल के आप छोड़ दे रहे हैं और एक वहाँ पर मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। जवाब बताइए डॉक्टर मुझे बताइए, तो क्या आप ट्रिपल तलाक को वाजिब ठहरा रही हैं? क्या आप ये कह रही हैं कि एक झटके में दिया, किसी ने ऐसे छोड़ दिया, तो आप क्या आप उसको वाजिब ठहरा रही हैं? मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ बुशरा। लेट मी आपने मेहजबी जी ने डिपेंड करता है सिचुएशन। अच्छा पहले आप मेरे सवाल के जवाब दें कि चलिए ठीक है, मेहजबी जी मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। ओके ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जी बड़े दुख के साथ मुझे ये जवाब आपको देना पड़ रहा है। मुझे लग रहा था कल से अब तक सिर्फ मैं झूठे मौलाना को ही दे रही हूँ, अब आपको भी देना पड़ रहा है कि अगर आप इक्वालिटी की बात करती हैं तो हिंदू और मुसलमान को एक तख्ते पर रखते हैं, तो क्या आप उसकी भी खिलाफ रहेंगी कि हिंदू मर्द अगर दूसरी शादी कर ले तो उसको 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है? आप कहिए मेरे साथ कि अगर मुसलमान मर्द दूसरी शादी कर लेगा तो आप उसे भी जेल में डालने का प्रावधान लाने की गुहार सरकार से लगाएंगी? ये तो थी इक्वालिटी की बात। दूसरी बात आपने मेंटेनेंस का इशू उठाया, मेंटेनेंस का इशू उठाया कि मेंटेनेंस दे देते, वो छोड़ के चले जाते थे। मैंने जो क्वेश्चन किया आपने उसका आंसर नहीं दिया। मैंने ये क्वेश्चन किया कि छोड़ी हुई महिलाएं और डिवोर्सी महिलाएं, मैंने आपको इक्वालिटी का राइट दिखाया है, मैंने यही क्वेश्चन है, मिरर दिखाया, मेरा क्वेश्चन है कि एक इंसान इन्फॉर्म करके जा रहा है, इन्फॉर्म करके छोड़ रहा है, एक आदमी बिना इन्फॉर्म करके छोड़ रहा है। देखिए एक इंसान जवाब दे दूं, इन्फॉर्म करके छोड़ रहा है, आपके सवाल का जवाब दे दूं, आप कहना चाह रही हैं छोड़ सकता है। आई थिंक यू आर मिसइन्फॉर्म्ड। मैं वही बोलना चाह रही हूँ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नाम का एक प्रावधान होता है हिंदू लॉ में, जिसके हिसाब से कि अगर छोड़ के, आपके हिसाब से कैसे छोड़ के चला गया, डिवोर्स लेके ही तो अलग होगा, अबेंडन नहीं कर सकता, करता है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ। और मुसलमानों में अबेंडन करने के बाद आप बुला ले सकती हैं मोहतरमा। घाट पे अबेंडन अगर आपके शौहर हो जाते हैं, घाट पे पड़ी हुई है, वो अपनी चॉइस से है, उनके पास कानून का दरवाजा है, वो कभी भी कोर्ट जा सकती है। आप ट्रिपल तलाक को और दूसरी चीज वो जो अपनी मर्जी से घाट पे जाकर डिवोट कर रही हैं अपनी लाइफ रिलीजन की तरफ, उनको कैसे आप कंपेयर कर सकती हैं? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम समाज की कुरीति है, उसको आप एक दूसरे मुद्दे से कंपेयर नहीं कर सकते। वहां महिलाओं के पास कानून का दरवाजा है, यहाँ पर नहीं है कानूनी संरक्षण। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से, चलिए माना मेरा सच है, दो राइट, अगर वो भी गलत है, माना कि वो गलत है, दोनों के लिए जब दोनों इक्वल है तो दोनों के लिए सेम कानून। अरे आप कैसे बोल रहे हो? प्रॉब्लम अलग है, आप क्या परेशानी है? डॉक्टर अगर कोई कुरीति दूर करने की बात हो रही है तो इसमें आपकी इतनी बौखलाहट क्यों दिख रही है? डॉक्टर मुझे बताइए कि अगर क्या तकलीफ है? अगर मुझे बताइए कि ये नहीं बोल रही है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है इनके मुंह से। और आप एक और बात बताइए, आप अपने मर्दों को आप ये क्यों सीख नहीं देते कि महिलाओं की इज्जत करें, उन्हें इक्वल दर्जा दें? आप उनको ये क्यों, मतलब आप उनके लिए इतना क्यों परेशान हो गए कि ट्रिपल तलाक देते तो जेल हो जाएगी? आप चाहते हैं कि आपके जो देना क्यों है? जब पता है कि ये गलत है तो उसको करना ही क्यों है? जबरदस्ती आपकी कोई इज्जत हासिल नहीं होता है। आपकी जो आप कर रही है ना, आपको इज्जत बिल्कुल वो पीड़िताएं नहीं दे पाएंगी, माफी के साथ कह रही हूँ। ठीक है, ओके पाया जी। डॉक्टर साहब मेरे को एक बहुत छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। आप भी बहन है, मैं भी महिला, आप भी महिला। मैं आप को बहुत छोटा सा लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक मुस्लिम महिला मित्र है, उनकी एक मित्र है, उसको एक कम उम्र में शादी हुई, इसके पास 3 बच्चे हैं और उसके पति ने उसको ट्रिपल तलाक देके एकदम छोड़ दिया।
ले दे के बेचारी मायके आई, फिर दूसरी शादी करी, उसके दूसरे शोहर ने भी छोड़ दिया और वो 3 बच्चे घसीटती हुई घूम रही है। उसको जॉब का दिल्ली के समय में आजकल नहीं मिलना। तो ये कहने का मतलब अगर जो महिला 3 बार इस तरह से दुत्कारी गई, छुटकारा मिला उसको और उसको सिर्फ ऐसे डोरमैट की तरह झाड़ दिया गया, आप उन महिलाओं से, खासकर उन महिलाओं का दर्द उस परिवार वो समझ सकता है जिसके घर में इस तरह की बेटियां हैं। आज हम लोग इस तरह की जो बहस कर रहे हैं, हम मुद्दों पर कर रहे हैं, आप जो कर रही हैं मुस्लिम बोर्ड पे कर रही हैं। जैसे अभी बोला गया था, आप फेल हैं, आप अपनी मुस्लिम महिलाओं का विश्वास जीतने में फेल रहे हैं, इसलिए ये बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। अगर आप उन लोग को इस तरह का हक पहले ही दिलवा देते तो आपको लगता है ना आपके धर्म के दायरे से बाहर निकला, ये कभी नहीं निकलता अगर आप उनको ढंग से प्रॉपर्ली इंसाफ दिलाती। क्योंकि आप लोगों ने उनकी नहीं सुनी, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से आज सदन में पास हुआ है। और आज ये उन सब मुस्लिम महिलाओं का वाकई में आजादी का दिवस उन लोग के लिए होना चाहिए। आप इस बात से माने ना माने, लेकिन जितनी भी आप मुस्लिम महिलाओं से मिलती हैं, चाहे डरे छुपे, पहले वो डरी जबान में बोलती है, आज खुलकर बड़ी खुश है इस फैसले के फेवर में कि उनको आज मिला, क्योंकि वो अभी तक डर कर चुप रहती थी कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए ऐसा। लेकिन आज जब ये कानून बना है तो वो अपनी बात रखने में सक्षम है और कहने में खुलकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इस विषय पर विश्वास बढ़ा है। और आपने ये बोला ना मोदी सरकार ने ये करा, मोदी सरकार जब से आई तो मोदी सरकार ही थी जिसने मुस्लिम महिलाओं को ये हक दिया है। तो कहने में कोई शर्म गुरेज मत कीजिए, आपकी महिला हम भी महिला है। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है डॉक्टर मेहजबी, अगर आपने देखा हो कि फेवर में 99 वोट पड़े थे और इसकी मुखालफत में 84 वोट पड़े थे, और अगर आप पूरा उसका सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, आप ये मुझे बताइए, सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं जिन पर सालों साल आपने भरोसा दिखाया, आप मुझे बताइए